हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार, खास करके जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए ये पूरा पूरा सेशन देख मिलता है। और जहाँ पे रोज की तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक प्रश्नों की व्याख्या एक एक संदर्भों के साथ आप सबके सम्मुख यहाँ पे करते हैं। तो विषय संकल्पना की शुरुआत भी हो चुकी है और आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। तो एक क्रम से एक संकल्पना को आधारित करते हुए खास करके अपनी इस क्लास की शुरुआत यहीं से करते हैं, इसे बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इन्हीं संदर्भ के साथ आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत भी करते हैं। एक एक बिंदुओं को समझेंगे, परखेंगे आपके प्रश्नों की उस प्रवृत्ति को जो आपके परीक्षक के माध्यम से क्या होता है, कई बार आपके लिए पूछा जाता है। तो उसी क्रम की शुरुआत करते हुए एक एक प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करें। तो सबसे पहला जो प्रश्न आप सबके सम्मुख है, अगर उसको देखा जाए तो उसका संदर्भ क्या होगा? तो उसका संदर्भ होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि रेंगुर मिट्टी हमारे यहाँ पर पाई जाती है। क्या है? आज रेंगुर मिट्टी की जब बात की जाए तो रेंगुर मिट्टी हमें बेसिकली देखने को मिलती है। अब इस परिपेज की जब बात की जाए तो इस परिपेज को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेंगुर मिट्टी। और एक काम जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों को पहुंचाने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए खासा इस सेशन को भी साझा करेगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि चैनल के लिए आपको याद आना चाहिए, क्योंकि आज से अब हमारे पास एक नई जिम्मेदारी आ चुकी है। अब हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या 10,000 हो चुकी है। तो सभी 10,000 उन मेंबरों को हृदय तल से, तहे दिल से बहुत बहुत आभार है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जीरो से इसकी शुरुआत हुई थी, बिना किसी लेम लेकिन के। लेकिन आज का परिवार आपका 10,000 का हो चुका है, तो उसके लिए सर्वस्व जितनी भी चीजें हैं उसका सारा ज्ञापन, सारा धन्यवाद केवल और केवल आप लोगों को। विशेषता यहाँ पे प्रश्न की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? दीक्षा साहू और सूफिया। यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? जब हम अपने प्रदेश परिपेक्ष की बात करें तो प्रदेश के अंतर्गत आप भी जानते हैं कि रेंगुर मिट्टी, आज रेंगुर मिट्टी की जब बात की जाए तो ये बेसिकली आपकी पाई जाती है। रेंगुर मिट्टी की जब बात की जाए तो ये बेसिकली आपकी क्या होती है? पाई जाती है। लेकिन अब अगर इसकी बात की जाए तो इसका मुख्य संदर्भ क्या होगा? इसका मुख्य संदर्भ क्या होगा? कि रेंगुर मिट्टी हमारी यूपी में पाई जाती है, लेकिन वगैरह 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 कहाँ पे पाई जाती है? तो मुख्यतः आपने सुना होगा, आज अगर हम रेंगुर मिट्टी की बात करें तो इसके बारे में जो एक कथन मिलता है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो रेंगुर मिट्टी पाई जाती है, शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो ये पाई जाती है आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत। कहाँ पे पाई जाती है? आज के महाराष्ट्र की जब बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंतर्गत ये बेसिकली पाई जाती है। और शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो महाराष्ट्र की जो संकल्पना है, यहाँ पर चूंकि रेंगुर मिट्टी की जब बात की जाए तो महाराष्ट्र के अलावा गुजरात लोकेशन में भी क्या होता है, इसकी थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों लोकेशन में आपको देख मिलता है। आज मुख्यतः अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि जो दक्षिण भारत का लोकेशन है, कहां पे? दक्षिण भारत के परिपेक्ष के अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का जो पठार क्षेत्र है वहां पे इसकी थोड़ी बहुत मात्रा आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपने सुना होगा लावा प्रदेश के रूप में। तो लावा प्रदेश की जब बात की जाए तो उसके इसके संदर्भ देख मिलते हैं। एक्चुअली आप भी जानते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार वगैरह होती है ना, तो उसमें जमीन से आपकी क्या होती है? लावा वगैरह का उद्गार होता है। और उसी लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसके बाद इस मिट्टी का निर्माण होता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसमें आपने नाम सुना होगा जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, फास्फोरस के अलावा अगर देखा जाए तो आपने जीवांश, ऐसे तत्वों की जब बात की जाए तो ऐसे तत्वों को इसमें कम देखा होगा। जबकि इन्हीं में अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा जैसे चूना, चूना के अलावा पोटेशियम, पोटेशियम के अलावा आप कह सकते हो कि जैसे लोहा, लोहा के अलावा एल्मुना। इन सब तत्वों की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं? इसमें अधिक होते हैं।
तो चूंकि आप भी जानते हैं कोई भी पौधा अगर लगाया जाता है, कोई भी प्लांट अगर लगाया जाता है तो उसके ग्रोथ के लिए अलग अलग तत्वों की जरूरत होती है। और इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो अब यहाँ पर जो मुख्य प्रकार की फसल लगाई जाती हैं उनका संदर्भ क्या है, तो मुख्य जो फसल लगती है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस मिट्टी को हम लोग एक और नाम देते हैं, काली मिट्टी भी नाम देते हैं, काली मिट्टी भी नाम दिया जाता है। तो काली मिट्टी की खास बात क्या होती है कि इसकी जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। अब जल धारण करने के नाते हमारे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ विशेष फसलें जैसे गन्ना है, गन्ना के अलावा चावल है, चावल के अलावा कपास है, ये कुछ विशेष फसलें क्या होती हैं इसमें लगाई जाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कपास अत्यधिक मात्रा में काली मिट्टी में लगाई जाती है, इसी कारण से इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी मृदा के रूप में भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसे हमारे यहाँ पर कपासी मृदा भी नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से कपासी मृदा, काली मिट्टी और खास करके रेंगुर मिट्टी, ये अलग अलग नाम आपको दिखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के परिप्रेक्ष्य इसका नाम होता है। जो दक्षिण पठार का क्षेत्र है हमारे भारत का, जो लावा प्रदेश के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता, वहां पर इसके तत्व पाए जाते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, ये सारे तत्व इसमें बेसिकली दिख मिलते हैं। और नामों की जब बात की जाए तो चूना, पोटेशियम, लोहा, एल्युमिना, ये सब क्या होते हैं इसमें अधिक मात्रा में। खासा फसलों की जब बात की जाए तो गन्ना, चावल और कपास वगैरह की जो मात्रा होती है वो अच्छी खासी क्या होती है इसमें उत्पादित करी जाती है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि सारण सिंचाई नहर। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा। के जी कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिलती है, ऐसी तो कोई संकल्पना नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसे चेक कर लेते हैं कि आखिर पीडीएफ मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए इसका जवाब करिए। कहा जा रहा है कि ये जो सारण सिंचाई नहर परियोजना होती है, अगर इसको हम देखें तो ये कहां से आपको देखने को मिलती है। एक्चुअली आपने सुना होगा हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य नाम आता है, जैसे यहाँ पे कई सारी नदियां हैं, सोन नदी है, गंगा नदी है, कोसी है, गंडक है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा ये गंगा है, तो गंगा की सहायक सोन भी होती है, गंगा की सहायक इधर से गंडक भी हो जाती है। गंगा के ही परिप्रेक्ष्य आपने देखा था कोसी नदी भी क्या है इसकी सहायक है। तो कोसी की जब बात की जाए तो कोसी भी इसकी सहायक है, गंडक की जब बात की जाए तो गंडक भी इसकी सहायक है, और सोन की जब बात की जाए तो सोन भी इसकी सहायक है, और ये तो मुख्य रूप से गंगा है ही है। तो गंगा नदी के परिप्रेक्ष्य इसके नाम अलग अलग परिप्रेक्ष्य दिख मिलते हैं। अब ये जो सारण नदी है, खासा सारण नहर है, सारण नहर किससे निकाली गई है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ये गंडक नदी से बनाई गई है। एक्चुअली सीन क्या है, जब गंडक नदी हमारे यूपी में प्रवेश करती है और बिहार में जाती है, तो इसी बिहार के अंतर्गत क्या किया गया, इसको आपका बनाया गया है। ठीक है, तो गंडक नदी की जब बात की जाए तो गंडक नदी के परिप्रेक्ष्य जब ये यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आती है, तो यहाँ एक लोकेशन आपने सुना होगा, त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी घाट जहां पे क्या हो जाती, तीन बेड़ियां आपके मिल जाती हैं। तो इस त्रिवेणी घाट के परिप्रेक्ष्य क्या किया गया, इस गंडक नदी के परिप्रेक्ष्य क्या किया गया, इसको आपका डेवलप किया गया है। अब इसके माध्यम से होता क्या है, तो इसके माध्यम से ध्यान रखिएगा, लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य जो कई सारे जिले आते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे क्या होता है, इस गंडक नदी से सिंचाई करी जाती है। वैसे एक नाम ध्यान रखिएगा, चूंकि कोसी की बात चली है तो कोसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोसी को आपने कई बार सुना होगा, इसको हम बिहार का शोक कहते हैं, इसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। एक्चुअली सीन क्या होता है कि बरसात के समय में ये अत्यधिक मात्रा में क्या करती है, मार्ग बदलती है, और मार्ग बदलने के कारण खासा क्या करती है, ये अत्यधिक मात्रा में क्या करती है, जल क्षेत्र को बनाती है, और इसी जल भराव के कारण ही क्या हो जाता है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खासा हमारे यहाँ पर बाढ़ वगैरह की बात आती है। वैसे नामों की जब बात की जाए तो गंडक के परिप्रेक्ष्य आपने कई बार सुना होगा, गंडक मुख्यतः जो निकलती है वो नेपाल से निकलती है, और नेपाल परिक्षेत्र की जब बात की जाए तो नेपाल परिक्षेत्र पे निकलने में इसको दो नाम दिया जाता है। एक नाम आपने नारायणी सुना होगा और एक नाम इसे दिया जाता है शालिग्रामी। एक्चुअली जब ये पहाड़ी हिस्सों पे होती तब इसे शालिग्रामी नाम देते हैं, और जब ये नेपाल के मैदानी भागों में आती है तो उस दशा में इसे क्या नाम देते हैं, उस दशा में इसको नारायणी नाम देते हैं। खासा आगे चल करके आपकी क्या करती है, यूपी से प्रवेश करते हुए ये बिहार में चली जाती है। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि कौन सी नदी ऐसी है जो यूपी और बिहार की सीमा निर्धारित करती है, तो ध्यान रखिएगा यूपी और बिहार की सीमा निर्धारण करने वाली यहाँ पर जो नदी है
तो वह कौन सी होती है? वह आपको देख मिलती है सीमा निर्धारित करने की जब बात की जाए तो सीमा निर्धारित करने वाली जो एक नदी होती है उसका नाम होता है गंडक नदी। एक्चुअली पुराने समय में आप भी जानते हैं कि जब कोई बॉर्डर वगैरह बनाया जाता था तो लोगों के पास संसाधन नहीं थे, तो ऐसे प्राकृतिक चिन्हों को, जैसे कोई सड़क गई है, कोई नहर गई है, कोई नदी गई है, तो बोलते थे नदी उस पार गांव तुम्हारा, नदी इस पार गांव हमारा। अक्सर आपने गांव देहात में देखा होगा कि नदी और नहर वगैरह के परिप्रेक्ष्य ऐसे बॉर्डर आपको देख मिलते हैं जो सामान्य रूप से एक फिजिकल बॉर्डर का कार्य करते हैं। तो सांकेतिक रूप से गंडक नदी को हम यूपी और बिहार की सीमा के परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं। वैसे गंडक के परिप्रेक्ष्य एक नाम और आपको देख मिलता है, क्योंकि इसी यूपी और बिहार की बात चल रही है तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? हमारे यहाँ पर गंडक सिंचाई परियोजना या फिर गंडक सिंचाई परियोजना के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम शुद्ध रूप से गंडक नहर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो गंडक नहर की जब बात की जाए तो ये भी आपका जो स्थापित है वह यूपी और बिहार को क्या करता है? लाभान्वित करता है। दोनों राज्यों को लाभान्वित करने वाली एक नहर के रूप में गंडक नदी के ऊपर क्या की गई है? इसको स्थापित करी गई है। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो एक कपास उत्पादक है उसका नाम क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा जो एक कपास उत्पादक है अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से, और सुफिया दीक्षा साहू, के कमेडी, विवेक राजपूत, अंकित मिश्रा, जीतू मल्होत्रा, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों को साझा भी करिएगा, और बाकी अपने श्रृंखला में खास करके इन क्वेश्चनों का जवाब करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसे संदर्भ को आधारित करते हैं जो प्रीवियस पेपर में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और इन्हीं के मंतव्यों को देख करके हम अपने कुछ नए नए क्या कर सकते हैं, भाव बुन सकते हैं, ताकि आने वाली परीक्षा में कुछ ऐसे मंतव्य हमारे क्या हो, साध जाए, और जीके जीएस की जो एक श्रृंखला है जिसका एक बड़ा डर हमें लगा रहता है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर पाए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य। अब एक बात क्लियर हो गई, अभी पिछले प्रश्न में हमने चर्चा भी किया। आज कपास की जब बात की जाए तो ये कहां पैदा होती है? रेंगुर मृदा में। कहां पे पैदा होती है? काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है, और चूंकि कपास इसमें पैदा होती है तो इसी कारण से हम इसे क्या नाम देते हैं? कपासी मृदा भी नाम देते हैं। तो कपासी मृदा, काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम हमें प्रमुख रूप से देख मिलता है, और इस परिप्रेक्ष्य में आपने देखा भी होगा इसकी जो एक मात्रा अभी हमने चर्चा की कहां मिलती है, तो जो लावा प्रदेश है, लावा प्रदेश, लावा प्रदेश के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि खास करके जब हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में इसकी अच्छी खासी मात्रा विद्यमान है। खासा अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। तो आज दक्षिण भारत की जब बात की जाए तो दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम प्रमुख रूप से होता है, और इसे गुजरात महाराष्ट्र के अंतर्गत ही क्या होता है? अच्छा खासा कपास उत्पादन होता है। लेकिन आज वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान में ये जो गुजरात नाम का लोकेशन है, गुजरात में क्या हो जाता है? अत्यधिक मात्रा में आपके कपास का उत्पादन देख मिलता है। तो गुजरात की जब बात की जाए तो गुजरात का नाम ध्यान रखिएगा, कपास के परिप्रेक्ष्य देख मिलता है। वैसे कपास की जब बात की जाए तो इसको आपने एक नाम सुना होगा, हम लोग अपने यहाँ पे सफेद स्वर्ण के रूप में भी जानते हैं। क्या कहा जाता है? इसको सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है, या सफेद सोना कहा जाता है। एक्चुअली पुराने समय की जब बात की जाए तो कपड़ा सबके लिए महत्वपूर्ण था, और उसी कपड़े के लिए बनाने के लिए तंतु की जरूरत होती थी। अब ये जो तंतु मिलता है ये इसी से मिलता है। तो जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों की शासन पद्धति आती है, और आप भी जानते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, बड़े स्तर पे मशीनें स्थापित होती हैं, तो उनके लिए जरूरत थी, मशीनों को कच्चा माल चाहिए था, तो वो कहाँ से मिले? तो वो लोग इसी को खरीद करके लेके जाते थे, और इसको अच्छा खासा पैसा देते थे, तो इनकम सीधे हो रही थी। इसी कारण से इसको सफेद सोना उस समय नाम दिया जाता था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। राहुल रनर गुड़िया यदवंशी, आपके 10 के सब्सक्राइबर हो गए। हाँ बिल्कुल, ये हमारे ना हुए हैं, ये आप सबके प्यार का नतीजा है कि आप लोगों ने विश्वास बनाया है, आप लोगों ने अपना ट्रस्ट बनाया है, आप साझा करते हैं अपने दोस्तों मित्रों के पास, उन्हें प्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं कि ये कैसी भी चैनल श्रृंखला शुरू की गई है जो 0 लेवल पे शुरू हुई है और आप लोगों के लिए पूरी तत्परता के साथ बना हुआ है। ठीक है,
तो बिल्कुल आप सब हमारे छोटे भाई बंधु खास करके बहुत बहुत आभार है आप लोगों का कि आपने हर एक पहलू पे हमेशा केवल सपोर्ट किया है, हमेशा केवल एक मोटिवेशन दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति सदैव क्या करे, आगे ही बढ़ता चला जाए, वो बीच में कहीं ना रुके। जिसे एक मंतव्य के साथ, जिसे एक नकारात्मकता को समाप्त करते हुए, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये श्रृंखला चालू की गई है और उसके लिए बिल्कुल आप सब पूरी तरीके से बहुत बहुत आभारी हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। ठीक है, ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए, अपने हिंदुलार को बनाए रखिए, बाकी तो हम आपके साथ हमेशा से जुड़े ही हैं। ठीक है, और इस क्रम को ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो कपास को हम सफेद सोना कहते हैं। अच्छा, सोने से एक चीज याद आता है हमारे यहाँ पे, देखिए एक तो सोना आपके बाबू सोना होते हैं, लेकिन परीक्षा में कुछ सोना पूछा जाता है तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक नाम आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर, हरा सोना। तो हरा सोना हम किसे नाम देते हैं? तो हरा सोना एक्चुअली हमारे यहाँ पर बांस को बोला जाता है। बांस को हम लोग हरा सोना के रूप में जानते हैं। इवन बांस के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आपने अफीम का नाम सुना होगा, अफीम को भी हम लोग क्या कहते हैं? हरा सोना का नाम देते हैं। तो बांस और अफीम, इन दोनों को हम हरा सोना के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ एक नाम आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर, झूठा सोना। झूठा सोना ये किसे कहते हैं? तो यह एक तत्व होता है जिसका नाम है पाइराइट्स। तो पाइराइट्स की जब बात की जाए तो पाइराइट्स को ध्यान रखिएगा, इसे हम झूठा सोना के रूप में जानते हैं। और एक सोना का नाम और ध्यान रखिएगा जिसको कई बार आपने सुना होगा, काला सोना कहा जाता है। हालांकि आज के समय में हमें लगता है काला सोना कौन है? काला सोना वो कलुआ है जो सरकारी नौकरी करता है, ठीक है, या फिर जिसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो उसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल काला सोना तत्व की जब बात की जाती है, ये किसे कहते हैं? तो ये हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा कोयले के बारे में। हालांकि कोयले के अलावा कुछ लोग जो पेट्रोलियम तत्व होता है उसको भी, चूंकि क्रूड ऑयल आपने देखा होगा काले कलर का होता है, तो उसको हम इसके रूप में जानते हैं। तो ये कुछ सोना को आधारित करते हुए नाम आपको मिलते हैं, हरा सोना, झूठा सोना, सफेद सोना और काला सोना। क्लियर? आगे की बात करें, हीराकुंड बांध ये तैयार किया गया है। ये नर्मदा नदी पर आधारित है, ये महानदी पर आधारित है, ये गोदावरी नदी पर आधारित है, या फिर आपके चंबल नदी पर आधारित है। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना की जब बात की जाए तो यह बेसिकली आपको देख मिलती है नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर आपके चंबल। हीराकुंड बांध परियोजना बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। अब इसका संदर्भ क्या होगा? तो ये खासा ध्यान रखिएगा। आज हीराकुंड की जब बात की जाए तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कहां से समित है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। आज के उड़ीसा की जब बात की जाए तो उड़ीसा राज्य में यह आपका अवस्थित है। उड़ीसा राज्य की जब बात की जाए तो उड़ीसा राज्य में कहां पे अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत एक नाम आपने सुना होगा महानदी के बारे में। तो महानदी की जब बात की जाए तो महानदी पे यह आपका क्या किया गया? हीराकुंड बांध आपके बनाई गई है। खासा चर्चा की जब बात की जाए तो चर्चा में ये काफी नाम रहता है, क्योंकि आज भारत के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा सबसे बड़ा बांध भी नाम दिया जाता है। बिंदु की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, महानदी, महानदी की जब बात की जाए तो ये उड़ीसा में पड़ती है। और एक नाम ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हमारे यहां पर खास एक नाम दिया जाता है, उड़ीसा का शोक। तो जिस तरीके से आपने एक नाम सुना है बिहार का शोक, तो हमारे यहाँ पर बिहार के शोक किसके रूप में जाना जाता है? बिहार के शोक की जब बात की जाए तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वह आपके कोसी नदी को कहा जाता है। तो उसी तरीके से महानदी की जब बात की जाए तो महानदी उड़ीसा का शोक माना जाता है। शोक का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये किसी को मार डालती है, इसका मूल मंतव्य होता है कि पानी जमा हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा किसान जब फसल लगाता है, और आप सोचिए कि एक ऐसे फसल के संदर्भ में जहां पर पूरी तरीके से फसल लगी है और पूरे खेत में पानी जमा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? खड़ी फसल समाप्त हो जाती है। तो उसी को हम शोक के रूप में नाम देते हैं। तो यहां पे बिहार का शोक कोसी नदी होती है, सेम पैटर्न पे उड़ीसा का शोक जो माना जाता है वह आपके महानदी को नाम दिया जाता है। तो आज हीराकुंड बांध की जब बात की जाए तो उड़ीसा जिले के अंतर्गत खासा महानदी के परिप्रेक्ष्य इसका नाम देख मिलता है। तो उड़ीसा की जब बात की जाए तो उड़ीसा से एक लोकेशन आपने सुना होगा कटक, और कटक की जब बात की जाए तो कटक इससे काफी प्रभावित भी होता है।
आज हम कटक की बात करें तो ये अपने आप पे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने सुना होगा जब अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वह आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है, अर्थात केंद्रीय चावल शोध संस्थान। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान की जब बात करें तो ये कटक नाम का जो लोकेशन है यह आपको यहां से देख मिलता है। वैसे उड़ीसा के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा यहाँ पे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर की जब बात की जाए तो भुवनेश्वर क्या है, यहाँ की राजधानी के रूप में जानी जाती है। और जैसे हमने चावल के बारे में बात किया तो एक नाम ध्यान रखिएगा, कई बार चर्चा में रहता है, चावल का कटोरा। अब ये किसे कहा जाता है, तो चावल का कटोरा देखिए अगर राज्य की बात करेगा तो राज्य की दशा में क्या होता है, राज्य की दशा में आपका छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़ राज्य होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा बताओ यूपी का जिला कौन सा है, तो यूपी के जिले की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा चंदौली नाम के जिले को, क्योंकि चंदौली जिले की जब बात की जाए तो चंदौली जिला क्या होता है, यह यूपी का एक ऐसा जिला है जहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो ये टेलीग्राम चैनल आप ध्यान रखिएगा, इसी टेलीग्राम चैनल से क्या होता है आपके पीडीएफ मिल जाते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो प्रतिशत अधिकतम जो वन क्षेत्र है अगर उसकी बात की जाए तो वह हमें देखने को मिलता है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में, या आपके मिजोरम में, या फिर आपके यह नागालैंड में। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत परसेंटेज वन क्षेत्र की जो एक मात्रा होती है वह बेसिकली हमें देखने को मिलती है। खासा राहुल रनर, गुड़ियादवंशी और साथ ही साथ आदित्य मिश्रा, के कॉमेडी, आशीष कुमार, अजीत, आदित्य मिश्रा, समीर कुमार, रैपिड फायर, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं। तो इतना जरूर करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास लाइक करने के अलावा इसको साझा भी करिएगा। परसेंटेज अधिकतम वन क्षेत्र, यह हम कैसे तय करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअली आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। आज भारत वन स्थिति रिपोर्ट की जब बात की जाए तो ये मुख्यतः आप कह सकते हो रिपोर्ट निकाली जाती है, और इस रिपोर्ट की जब बात की जाए तो ये अभी लास्ट टाइम 2021 में निकाली गई थी। कौन निकालता है तो आप भी जानते हैं, ये हमारे यहाँ पर एक संस्थान है जिसका नाम है वन सर्वेक्षण संस्थान। क्या नाम है, वन सर्वेक्षण संस्थान। ये वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको देहरादून में देखे मिलता है। तो देहरादून का ये जो संस्थान है यही इस रिपोर्ट को निकालता है। क्या रिपोर्ट के अंतर्गत निकलती है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट पहली बार कब निकाली गई थी, तो पहली बार जो ये रिपोर्ट निकाली गई थी वह 1987 में निकाली गई थी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट होती है ये हर साल नहीं निकलती है बल्कि 2 साल अंतराल पे निकाली जाती है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे क्या होता है, इसको निकाला जाता है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो अभी हमारा 1987 से 2021 मतलब 34 साल का समय बीता है, तो हम इसे कह सकते हैं ये कौन सी रिपोर्ट है, ये 17वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी है, 17वीं वन रिपोर्ट है। आने वाले समय की जो आएगी वो कौन सी होगी, वह आपके 18वीं हो जाएगी। किसके माध्यम से निकाला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है अगर उसकी बात की जाए तो उसके माध्यम से क्या होता है, खास करके इसको निकाला जाता है। अब इसके अंदर क्या बताई जाती है, तो इसके अंदर मुख्य रूप से यही बताया जाता है कि आज पूरे परिपेक्ष में भारत की बात हो चाहे यूपी की बात हो, कितने वन क्षेत्र की मात्रा पाई जाती है। तो इसी वन रिपोर्ट की जब बात की जाए तो इस वन रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया कि आज सर्वाधिक जब हम वनों की बात करते हैं तो सर्वाधिक वन कहां पे पाया जाता है, तो सर्वाधिक वन आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है यहां सबसे ज्यादा पाया जाता है तो सबसे कम कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम जो वन पाया जाता है वह आपने कई बार सुना होगा हरियाणा में, हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है। साथ ही साथ बात आती है यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे कम, तो फिर बात आती है सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत की जब बात की जाए तो वह देखे मिलता है आपके मिजोरम के अंतर्गत। ठीक है, मिजोरम की जब बात की जाए तो मिजोरम में। और दूसरा एक बिंदु आता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे रही, मतलब सर्वाधिक वृद्धि की जब बात की जाए तो यह आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के बारे में। वृद्धि का मतलब यूं समझिएगा कि सरकारों के प्रयोजन के माध्यम से पिछले वर्ष की अपेक्षा, पिछले रिपोर्ट की अपेक्षा हमने वृद्धि की। जैसे आप लोग वृद्धि करते हैं ना भाई, अभी आप लोग यूपी पुलिस के कई सारे टेस्ट लगाते होंगे, हमेशा परेशान होंगे, जीएस पे नंबर नहीं आया, जीएस पे नंबर नहीं आया, पिछले पेपर में 14 आया, अब की पेपर में 18 आया।
तो हम कैसे तैयारी करें ताकि और नंबर बढ़ जाए? तो जैसे आप 2-3 टेस्ट लगाते हैं, फिर आपका इवैल्यूएशन मेथड क्या आता है कि पिछले पेपर में जहां आप 2-3 टेस्ट पहले 18 नंबर पाते थे, अब आपका नंबर बढ़ के कितना हो गया? 22, 24, 25 हो गया। इसका मतलब आपने वृद्धि की ना। 2-3 टेस्ट लगाने के बाद आपने वृद्धि की, तो वही संकल्पना यहाँ पे होती है। राज्य सरकारों के विभिन्न प्रकार के प्रयोजन के माध्यम से जब नए नए पौधे आपके रोपे दिए जा रहे हैं, तो उनकी भी संख्या, उनकी भी दूरी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आपकी वृद्धि होती है। तो यहाँ परसेंटेज की बात किया था, आज परसेंटेज के मामले में आप कह सकते हो कौन सा नाम आएगा? मिजोरम नाम आएगा। वैसे देश के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो देश में रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि हमें क्या करना है? कुल क्षेत्रफल का क्या कर देना है? कुल क्षेत्रफल का करीब करीब 33% आपका वन कवर के रूप में रखना है, अर्थात 1/3 आपके वन क्षेत्रफल के रूप में रखना है। लेकिन आज जो ये रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट ने हमें क्या बताया कि हमारे यहाँ पर कुल क्षेत्रफल पर जो वनों की मात्रा है वह कितनी है? तो वह करीब करीब आपको दिख मिलता है 24%। कितना? 24% की जब बात की जाए तो 24% यह आज हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, यूपी की जब बात की जाए तो लगे हाथ यूपी का ध्यान रखिएगा। यूपी में जो वन मात्रा है वह 6.15% है, और इस 6.15% की जब बात की जाए तो इसके मामले में ध्यान रखिएगा सोनभद्र में क्या है? सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, और भदोही की जब बात की जाए तो भदोही में सबसे कम वन पाए जाते हैं। खासा हमारे ही यूपी में ध्यान रखिएगा एक नाम है सहारनपुर। तो सहारनपुर में क्या होती है? आपके सर्वाधिक वृद्धि देखने मिलती है। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश देखने को मिलती है? जाड़े के मौसम में हमारे यहां पर बारिश देखने को मिलती है, और इस जाड़े के मौसम की बारिश की जब बात की जाए तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर आपके उड़ीसा के अंतर्गत। देखिए, हमारे यहां पर जो बारिश का एक कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है। ये हमारा पूरा भारत होता है, और इस पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा कि यहां पर क्या होती है? आपकी भूमध्य रेखा, यहां से आपकी 23.5 डिग्री की रेखा, ये आप जानते हैं। तो होता क्या है कि आप भी जानते हैं विभिन्न प्रकार की जो मानसूनी हवाएं होती हैं वह आपके आती रहती हैं, और जैसे ही ये भूमध्य रेखा के पार जाती हैं तुरंत ही क्या हो जाता है? इनमें दिशा परिवर्तन हो जाता है। अब दिशा परिवर्तन होता है तो फिर ये आगे बढ़ना चालू कर देती हैं। अब जब आगे बढ़ना चालू करती हैं तो पहला बिंदु यही आता है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो, अगर आप दिशा को पढ़े हैं तो दिशा आप भी जानते हैं। आज दिशा संकल्पना की जब बात की जाए तो दिशा को हम किस रूप में देख पाते हैं? मान लेते हैं यही कोई लोकेशन है, तो ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से? यहां से है, और इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे? तो सीधे शब्दों में दक्षिण पश्चिम के रूप में नाम देते हैं। तो ये शुद्ध रूप से हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून नाम दिया जाता है। और इसकी जो शुद्ध शुरुआत होती है वह कब होती है? तो वह आपने सुना होगा आपके जून जुलाई महीने की जब बात की जाए तो हमारे पूरे भारत में क्या होता है? इसका मुख्य आदर दिख मिलता है। तो जून जुलाई महीने में जब हमारे यहाँ पर बरसात की शुरुआत होती है उस टाइम पे इसका पूरा पूरा आगमन होता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा, हमारे खास करके ये जो लोकेशन है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पश्चिमी घाट पड़ती है। तो पश्चिमी घाट के परिप्रेक्ष्य ये जो आर्द्र हवाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये पहले चरण में टकरा जाती हैं, मतलब आप कह सकते हो ये हवा आकर के यहीं पे टकरा जाती है और थोड़ी सी बरसात यहाँ पे हो जाती है। तो अक्सर आपने थोड़े सामान्य शब्दों में सुना भी होगा, इसका जो नाम होता है उसे क्या नाम देते हैं? तो ये केरल वगैरह के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, इसको हम लोग आम्र वर्षा के रूप में नाम देते हैं। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा का जो संबंध होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये आपके अप्रैल महीने में हो जाती है। शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो ये अप्रैल महीने में भी यही हो जाती है, जैसे आम की फसल को अच्छा खासा लाभ मिलता है। अब सारी बरसात तो होगी नहीं, थोड़ी सी बरसात होगी, फिर ये हवा आगे जाएगी। आगे जाएगी तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि ये बंगाल की खाड़ी है। अब जब बंगाल की खाड़ी यहाँ पे देख मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में ये हवा प्रवेश करती है, तो ये भी समुद्री क्षेत्र है, तो यहाँ से इसको क्या होती है? आर्द्रता मिल जाती है। आर्द्रता मिल जाती है तो फिर ये ऊपर जाती है और ऊपर जाकर के बरसात कराती है। आप भी जानते चूंकि यहाँ हिमालय की श्रृंखला है तो आगे नहीं जा पाती है, यहाँ पूर्वांचल की है। तो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में? चेरापूंजी के बारे में। तो आज चेरापूंजी नाम का जो लोकेशन है, कई बार आपने मासिन राम के बारे में सुना होगा। यहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है। उसका कारण एक होता है कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे क्या होता है? घूम फिर के बार बार बारिश होती है, पहला बिंदु। और फिर क्या होती है? यही आपकी आर्द्रता वाली हवाएं क्या करती है? आगे बढ़ती चली जाती हैं और पूरे प्रदेश में बरसात कराती है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट आपको दिख मिलता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये मानसूनी हवाएं एक बार गई हैं
तो फिर क्या होता है, इनमें आपने कई बार सुना होगा कि ये मानसूनी हवाएं फिर वापस लौटना भी चालू कर देती हैं। ठीक है, ये मानसूनी हवाएं वापस लौटना भी चालू करती हैं। अब जब ये वापस लौटती हैं तो आगे तो जा नहीं सकती हैं, तो फिर क्या होंगी, ये इधर की तरफ से आती हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसको सामान्य शब्दों में खास करके लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून नाम दिया जाता है कि जब पूरी बरसात हो जाती है उसके बाद क्या होता है, ये हवाएं वापस आने लगती हैं। अब जब वापस आने लगती हैं तो इनका संदर्भ क्या होगा, तो पुनः ध्यान रखिएगा, अब अगर इसको दिशा के आधार पर देखा जाए तो आप इस तीर को यहां से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, यह पूरब है, ये लोकेशन क्या है, पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व आपका नाम आ जाएगा। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसको हम किसके रूप में जानते हैं, खास करके उत्तर पूर्व के रूप में जानते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या है, तो इसका संबंध जो आपको दिख मिलता है, अगर यहाँ पे हम बिंदु के रूप में रेखांकित करें तो ये कहाँ से लौट रही है, जिसके लौटने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लौट रही है। तो इसको कुछ इस तरीके से अगर हम लौटते हुए को बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चूंकि यहां से शुरुआत हो रही है ना, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम अपने यहां पे उत्तर पश्चिम मानसून के रूप में नाम देते हैं, उत्तर पश्चिम मानसून के रूप में नाम देते हैं, या जिसको सामान्य शब्दों में हम क्या कह देते हैं, कई बार लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब ये जो लौटता हुआ मानसून होता है वह क्या करता है, वह पुनः आपके प्रदेश में आगे बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ा तो यहाँ कुछ कर नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे यहाँ आता है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी क्या है, ऑलरेडी जल का क्षेत्र है, और जल क्षेत्र में आने की दशा में क्या होगा, सीधे शब्दों में कह सकते हो कि इसको आर्द्रता मिल जाएगी, और जब आर्द्रता मिलेगी तो फिर क्या करेगा, ये आगे जाएगा। अब जैसे आगे जाएगा तो यही पश्चिमी घाटी फिर से इसको देख मिलती है, और जब पश्चिमी घाटी देख मिलती है तो यहाँ पे ये टकराएगा और झमाझम यहाँ पे बरसात होगी। तो आज बरसात होने के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसी कारण से हमारे यूपी के अंतर्गत खास करके ये जो तमिलनाडु का लोकेशन है, यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में बरसात हो जाती है। तो हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में तमिलनाडु की जब बात की जाए तो उत्तर पश्चिम मानसून के माध्यम से क्या होता है, ये बरसात आपको मिलती है, जिसको हम कई बार लौटता हुआ मानसून के रूप में जानते हैं। और बरसात होती क्यों है, उसके कारण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में इसको आर्द्रता मिल जाती है, यही सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि जून जुलाई में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जब ये लौटता है तो उस दशा में हमारी क्या करता है, इसी पश्चिमी घाट पे अंतिम बरसात भी कराता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि दामोदर घाटी निगम यह कब आपका स्थापित किया गया। दामोदर घाटी निगम की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है 1950 में, 1958 में, 1948 में, या फिर आपके 1947 के अंतर्गत। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, एक्चुअली एक नाम ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा अमेरिका के बारे में। तो चूंकि अमेरिका तो बहुत पहले से विकसित है, तो अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं ऑलरेडी स्थापित हैं। तो एक नाम आपने सुना होगा टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना। तो इसी टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के, एक तरीके से कह सकते हो, इससे ही प्रेरित होकर के हमने कहा कि हम भी अपने यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बड़े बड़े घाटी परियोजनाओं को स्थापित करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, 7 जुलाई की जब बात की जाए तो 7 जुलाई सन 1948 को क्या होता है, ये दामोदर घाटी परियोजना की आपकी क्या कर दी जाती है, आधारशिला रख दी जाती है। किस रूप में, दामोदर घाटी परियोजना की जब बात की जाए तो इसकी आधारशिला रख दी जाती है। खासा अगर देखा जाए तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा, ये कहां कहां पे लाभ देती है, तो ये बिहार में लाभ देती है, और बिहार के अलावा अगर देखा जाए तो जो पश्चिम बंगाल है उस पश्चिम बंगाल को भी क्या करती है, लाभान्वित करती है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करने के लिए यह 1948 में 7 जुलाई को स्थापित की जाती है दामोदर घाटी परियोजना। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ ध्यान रखिएगा, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से पहली बात हम बाढ़ नियंत्रण की बात करते हैं, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि सिंचाई प्रबंधन की बात करते हैं, और सिंचाई प्रबंधन के बाद हम लोग क्या करते हैं, जल विद्युत की बात करते हैं। तो ऐसी चीजों को आधारित करते हुए इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। चूंकि यह 1948 की परियोजना है तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, यह स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र भारत के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हो कि भारत की पहली परियोजना है।
तो भारत की यह पहली परियोजना के रूप में भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना के परिप्रेक्ष्य में देश की पहली परियोजना किसके रूप में नाम दिया जाता है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना के रूप में नाम दिया जाता है। ठीक है, किस रूप में? दामोदर घाटी परियोजना के रूप में भारत की पहली परियोजना आपको दिख सकती है। 1948 में इसकी स्थापना की गई, क्योंकि 1947 में हमारा देश ही आजाद हुआ था, तो उसके बाद इसको स्थापित किया गया। तो दामोदर घाटी भारत की पहली परियोजना। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के हमने अपने यहाँ पे 7 जुलाई सन 1948 को स्थापित किया। बिहार और पश्चिम बंगाल, आज अगर इस लोकेशन की बात की जाए तो ये से सिंचित होता है। बाढ़, सिंचाई और जल विद्युत, इन सबको लेके क्या किया गया, इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य फसल है उसका नाम देख मिलता है। खेती की जब बात की जाए तो आप सदैव जानते हैं कि आज हम लोग खेती बड़े स्तर पे करते हैं, और खेती के अंतर्गत हम खेती के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे क्षेत्रों की बात करते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अभी भी नहीं किए हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आपके लिए ही ये जीके जीएस बाई अमित पांडे नाम का जो चैनल है उसको हमने डेवलप किया है, और इसका एक मुख्य पर्याय है कि आपकी परीक्षाओं, आपकी तैयारियों को लेकर के हम सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आपका परिवार 10,000 का हो चुका है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन यहाँ पे आपको एक सीन समझाने की कोशिश करें कि आपके थ्योरी का सेशन भी हम छोटे छोटे संदर्भों में क्या करते हैं, यहाँ पे आपके साझा करते हैं, तो आप उसको भी देखा करें। जैसे नगर निगम, जैसे मंडल संभाग, वन रिपोर्ट, प्रमुख रामसर साइट, मेले महोत्सव, त्योहार, वन्यजीव अभ्यारण्य, यूनेस्को साइट, इन सबको हम यहाँ पे बताते हैं। और इसी जीके जीएस के डर को समाप्त करने के लिए अब हमने आपके साथ एक श्रृंखला साझा करनी चालू कर दी है, ट्रिक। एक्चुअली आप भी जानते हैं, अगर जीके जीएस को हम सीधे शब्दों में याद करें तो याद नहीं होता, तो हमने कहा क्यों ना हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसे ट्रिकों को साझा किया जाए जिनके माध्यम से वह चीजों को बड़ी आसानी से याद कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण ट्रिकों को अब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीके जीएस को बड़ा आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसीलिए बार बार कहते हैं, और अपने दोस्तों मित्रों के पास क्या करिएगा, इसे साझा भी करने की कोशिश करिएगा। यहां पर हम किसकी बात करें, यहां पर हम शुद्ध रूप से बात करें खेती के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो आपने गेहूं के बारे में सुना होगा। गेहूं गेहूं यूपी में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहां पर आपने चावल के बारे में सुना होगा। कहां पे? आज का जो आपका पश्चिम बंगाल है वहां पर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी क्या होता है, इसमें दूसरा स्थान रखता है। लेकिन यहां उत्पादन की नहीं बात की है, यहां पे बात की है क्षेत्र के अनुसार, अर्थात अगर हम क्षेत्रफल की बात की तो उसके अनुसार कौन सी फसल होती है। तो खासा ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारे यहां पर एक फसल लगती है उसका नाम है चावल। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो गेहूं कहां पे उगाया जाता है? गेहूं अक्सर आपने सुना होगा केवल उत्तर भारत में उगता है, दक्षिण भारत में गेहूं कोई जानता तक नहीं, वहां रोटी तो खानी दूर की बात है। इसका मतलब पूरे भारत में अगर एक साथ उगाया जाता है तो वह चावल की फसल है। शुद्ध रूप से चावल ज्यादा मात्रा में खेत के हिसाब से। लेकिन इसी चावल की जब बात की जाए तो एक कारण और भी हो जाता है जो इसके क्षेत्रफल को और बढ़ाता है, कि सामान्यतः आपने देखा होगा कि हमारे यहां पर जो फसल होती है वो होती है रबी, रबी के अलावा खरीफ, खरीफ के अलावा जायद। तो आपने कई बार सुना होगा इन तीनों सीजन में हमारे यहां पर, खास दक्षिण भारत की जब बात की जाए तो वहां पे आपने सुना होगा अमन, किसके रूप में? अमन, आस और बोरो। तो अमन, आस, बोरो की जब बात की जाए तो ये तीनों समय पे आपके लगाए जाने वाले खास करके चावल की फसल होती है। और इसी कारण से चावल की जब बात की जाए तो चावल का अच्छा खासा उत्पादन आपको देख मिलता है। कहां पे? जब हम दक्षिण भारत के परिपेक्ष की बात करते हैं, जैसे तमिलनाडु नाम, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उन सब में क्या होता है, अच्छी खासी मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जब हम अपने यहाँ पे गेहूं का उत्पादन करते हैं तब भी ये लोग चावल का उत्पादन करते हैं। तो यही कारण होता है मुख्य रूप से कि आज सबसे ज्यादा चावल उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास देख मिलता है। हालांकि यहीं पर अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज चावल की बात की जाए तो चावल के क्षेत्रफल के मामले में भारत क्या है, भारत पहले नंबर पे है। भारत का जो क्षेत्रफल है चावल उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्पादन के मामले में, तो उत्पादन के मामले में आपने कई बार सुना होगा चाइना पहले नंबर पे है। ठीक है, तो चावल उत्पादन में चाइना जो है वो पहले नंबर पे आपको देखने मिलता है। ठीक है, आगे की बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉक। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना किसके माध्यम से की गई?
फॉरवर्ड ब्लॉक की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। खासा फॉरवर्ड ब्लॉक की जब बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिल जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा या फिर बी आर अंबेडकर के द्वारा। भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर बी आर अंबेडकर। मुख्यतः अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो एक संकल्पना आती है वो क्यों आती है, शुद्ध रूप से ध्यान रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। सीन क्या था आप भी जानते, 1939 की जब बात की जाए तो जब कांग्रेस के अधिवेशन की बात आई तो कांग्रेस के अधिवेशन की परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, अलग अलग आपके अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो अध्यक्ष पद पे विवाद होने के कारण यहां पे क्या होता है, बोस ने इस्तीफा दे दिया। पूरी तरीके से बोस ने यहां पे क्या किया, अपना इस्तीफा सौंप दिया। और जब वह इस्तीफा सौंप देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की एक संस्था स्थापित करती है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो संबंध है वह सुभाष चंद्र बोस से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है, जिन्होंने क्या किया, खास करके कांग्रेस के अधिवेशन से 1939 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता से इस्तीफा दिया और यहां पे अपनी संस्था की स्थापना की। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक से ही आपको याद आना चाहिए, हमारे यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा, बोस की ही जब बात की तो बोस ने 2 नारे दिए। पहला दिल्ली चलो, और दिल्ली चलो के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर इनके नारे की जब बात की जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा, किसके बारे में, कि तुम मुझे खून दो। क्या? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या करूंगा, आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यह भी इन्हीं के माध्यम से देखे मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इनके माध्यम से एक आपने फौज के बारे में भी सुना होगा, आजाद हिंद फौज। क्या बोलते हैं, आजाद हिंद फौज। आईएनए की जब बात की जाए तो इसकी भी स्थापना इनके माध्यम से। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा एक सेना टुकड़ी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। तो रानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक सेना टुकड़ी की जब बात की जाए तो इसकी भी स्थापना इन्हीं के परिप्रेक्ष्य आपको मिलता है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना प्रमुख रूप से करी गई थी। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो दांडी यात्रा शुरू की गई। यह 1932 में, 1931 में, 1929 में, 1930 में हमारे यहां पर खास करके किसका नाम, दांडी यात्रा। आज दांडी की जब बात की जाए तो 1930, 1931, 1929 या फिर आपके 1932 में दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की जब बात की जाए तो इसके परिपेक्ष को आपने सुना होगा, गांधी जी के द्वारा खास करके असहयोग आंदोलन की बात की गई थी। असहयोग आंदोलन की बात की गई थी और उसी असहयोग आंदोलन की जब बात की जाए तो उसी परिपेक्ष में कई सारे इन्होंने क्या किए हैं, आंदोलन चालू किए हैं, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन होता है खास करके जिसको हम नाम देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत करी गई थी वो आपने सुना भी होगा कि गांधी जी कहां गए थे, दांडी। दांडी की जब बात की जाए तो दांडी में मुट्ठी भर नमक बना करके, ठीक है, मुट्ठी भर नमक बना करके इन्होंने क्या किया था, खास करके आपने सुना भी होगा कि इस कानून को तोड़ा और उस परिपेक्ष में क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। तो इस यात्रा की जब बात की जाए तो इस यात्रा की शुरुआत कब होती है, तो ये होती है 1930 में। खासा आपने सुना भी होगा 12 मार्च सन 1930 की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत की जाती है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत करी जाती है और आगे चल करके अगर देखा जाए तो ये पहुंच जाते हैं 16 अप्रैल सन 1930 की जब बात की जाए तो ये कहां पहुंचते हैं, तो ये आप कह सकते हो कि जो गुजरात का एक लोकेशन है दांडी, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके इन्होंने क्या किया, मुट्ठी भर आप कह सकते हो कि नमक को बना करके इस कानून को तोड़ा। तो कानून की जब बात की जाए तो कानून तोड़ने के परिप्रेक्ष्य क्या हो जाता है, यहां से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। खास आपने सुना भी होगा इस परिप्रेक्ष्य गांधी जी के साथ जो दांडी यात्रा इन्होंने निकाली थी, अगर दांडी यात्रा की बात की जाए तो दांडी यात्रा में कुल कितने लोग शामिल थे, तो यहां ध्यान रखिएगा 78 लोग शामिल थे। कितने? 78 लोग आपके शामिल थे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक अंग्रेज पत्रकार भी आपने कई बार सुना होगा जिसके बारे में परीक्षा में पूछा गया है, तो उस अंग्रेज पत्रकार का नाम क्या था, तो आपने कई बार सुना होगा, उसे नाम दिया जाता है वेब मिलर। हमने कैसे याद किया, क्योंकि आप भी जानते हैं उस टाइम पे गांधी जी के माध्यम से जो ये नियम तोड़ा गया था उसका मंतव्य था कि जो नमक होता था वह
मिलों में बनाया जाता था। तो खासा ध्यान रखिएगा, ये मिल की जो संज्ञा है वो गांधी जी के अंग्रेज पत्रकार के रूप में, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पूरी रिपोर्टिंग करी थी, तभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली। तो खासा आप कह सकते हो कि एक अंग्रेज पत्रकार जिसका नाम वेब मिलर होता है, दांडी यात्रा जिसमें 78 लोग शामिल थे, 12 मार्च को निकलता है और 6 अप्रैल को यह समाप्त हो जाता है। कुल मिला के साबरमती आश्रम से आपके, जब हम बात करते हैं अहमदाबाद गुजरात का लोकेशन, जहां दांडी नाम का एक लोकेशन है, वहां पे क्या होता है, इसके संदर्भ को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद के परिप्रेक्ष्य इसकी शुरुआत होती है, खास किसके बारे में, साबरमती आश्रम के बारे में। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रमुख रूप से करी गई। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात की जाए तो उसके बारे में आपने सदैव सुना होगा। इसकी जो स्थापना करी गई थी वह करी गई थी ए.ओ. ह्यूम के माध्यम से, जिसको हम कई बार एलन ऑक्टियम ह्यूम के रूप में जानते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या था, तो कई बार आपने सुना होगा ये इटावा का जिला कलेक्टर था। क्या था, इटावा का जिला अधिकारी के रूप में जाना जाता था। तो इसी ने क्या किया था, इसी ने इसकी स्थापना करी थी। मुख्यतः अगर देखा जाए तो कब स्थापित किया था, तो यह 1900 नहीं 1885 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना कोलकाता में करी गई थी। और कोलकाता में जब इसकी स्थापना करी गई थी तो उसका जो मुख्य मंतव्य था वो ये था कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको एक मंच प्रदान करना, उसके लिए इसकी स्थापना की गई। और कई बार आपने सुना भी होगा कि इसे अंग्रेजी सत्ता के परिप्रेक्ष्य सेफ्टी वॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल की जब बात की जाए तो सेफ्टी वॉल के रूप में भी क्या होता है, इसका नाम देखने मिलता है। तो एक अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से 1885 में खासा कोलकाता में एलन ऑक्टियम ह्यूम के माध्यम से इसकी स्थापना करी गई थी। कहा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन। आज बंगाल विभाजन की बात की जाए तो मुख्य रूप से आपने कई बार सुना होगा 1905 में। कब, 1905 की जब बात की जाए तो 1905 में इसका संबंध आपको देख मिलता है। कब, 20 जुलाई, 20 जुलाई को इसकी घोषणा करी गई थी। हालांकि आप भी जानते हैं कि 16 अक्टूबर को इस घोषणा को क्या किया जाता है, रद्द भी कर दिया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर सन 1905 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, इसको रद्द भी कर दिया जाता है। किसके माध्यम से घोषित हुआ था, तो आप भी जानते हैं उस टाइम पे कर्जन हुआ करता था। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया था, लेकिन कर्जन का पूरा मंतव्य था राजनीतिक दृष्टिकोण। उसने राजनीतिक साधने के लिए खास करके 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। हालांकि बाद में जब बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया तो उस दशा में 16 अक्टूबर 1905 को इसने क्या किया, इसके बारे में कह सकते हो इसका वापसी ले लिया। परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा कि बंगाल के अंतर्गत इस कारण से क्या किया गया था, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में पूरी तरीके से मनाया गया था। और आपसी भाईचारे को दिखाने के लिए लोगों ने क्या किया था, खास आप जानते हैं कि कलाइयों पर राखी भी बांधी थी। क्या किया था, कलाइयों पे राखी भी बांधी थी कि हम एक दूसरे के साथ हैं। 1905 की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा बनारस अधिवेशन। तो बनारस अधिवेशन की जब बात की जाए तो बनारस अधिवेशन जो खासा 1905 हुआ था, आपके किसके बारे में, आईएनसी का। तो इस आईएनसी के कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया गया था, इसका बड़े स्तर पे विरोध भी किया गया था। और यहां पर कह सकते हो इसके विरोध के परिप्रेक्ष्य इसको समाप्त करने की भी घोषणा करी गई थी। तो कुल मिलाजुला के 1905 में बंगाल का विभाजन 20 जुलाई को कर्जन के माध्यम से किया गया था। और बंगाल में इस परिप्रेक्ष्य क्या होता है, शोक दिवस भी बड़े स्तर पे आपका आयोजित किया गया। और सीधे तौर पे आप कह सकते हो कि बंगाल पूरी तरीके से बंद भी था। तो यहां पे आप कह सकते हो कि हड़ताल वगैरह का भी घोषणा किया गया था। ठीक है, हड़ताल वगैरह की जब बात की जाए तो यह भी आपको देखने को मिल जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो पहला अधिवेशन था ये कहां पर आयोजित हुआ, खासा दिल्ली में, लाहौर में, मुंबई में या फिर आपके पटना में। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसका जो मुख्य अधिवेशन हुआ था वह कहां पे हुआ था, तो मुख्य रूप से यह बंबई में हुआ था। देखिए, स्थापना की जब बात की जाए तो स्थापना कहां पे हुआ था, स्थापना आप भी जानते हैं 1885 में हुआ। कहां, कलकत्ता में। लेकिन कलकत्ता की जब बात की जाए तो ए.ओ. ह्यूम के माध्यम से क्या हुआ, इन्होंने तो इसकी स्थापना कर दी। लेकिन फिर जब इसके अधिवेशन की बात आती है तो इसका जो पहला अधिवेशन था, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा गोकुलदास तेजपाल। गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल की जब बात की जाए तो गोकुलदास तेजपाल एक संस्कृत विद्यालय पढ़ता है, वहां पे क्या किया गया, इस अधिवेशन को आयोजित किया गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे
दांडी यात्रा में 78 लोग थे, तो यहां पर कितने लोग शामिल थे? तो यहां पर कुल 72 लोग आपके शामिल हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि यूपी से सबसे ज्यादा लोग थे, ठीक है, यूपी से सबसे ज्यादा लोग, करीब करीब 12 लोग क्या थे, इस अधिवेशन में आपके शामिल हुए थे। तो मुंबई के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। आपने कई बार सुना होगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता, तो अध्यक्षता किसके द्वारा? तो वह की गई थी WC बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? WC बनर्जी, खासा जिनको हम व्योमेश चंद्र बनर्जी के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? WC बनर्जी की जब बात की जाए तो WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई। कहां से समित होता है? तो आपके मुंबई में आयोजित किया गया। एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति था जो उग्रपंथी नहीं था। एक्चुअली आपने जब भी INC के बारे में सुना होगा या भारत के विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों के बारे में सुना होगा, या जब हम आजादी के नायकों की बात करते हैं तो उनके बारे में आपने सुना होगा, तो उनकी दो विचारधारा थी। एक तो होता है जैसे हम और आप में एक संदर्भ होता है कि जैसे मान लेते हैं किसी से कोई विवाद होता है, तो पहले चरण में आपके मन में एक विवाद का मुख्य मंतव्य आता है कि उसे पकड़े ऐसे इसे टेटुआ पकड़ करके दे तमाचा मना करके और उसके बाद अपनी बात को मनवा ले। पहला तरीका तो यही होता है और हमें लगता है कि आज के जमाने का यही सबसे यूनिक तरीका है। लेकिन दूसरे तरीके की जब बात की जाए तो कहा जाता है भैया मान जाते हैं, गलती हो गई, नहीं करेंगे फिर, देखिए आप पे बड़े हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, मान जाते, अब ठीक है, अब दोबारा से नहीं करेंगे। एक तरीका ये होता है, मतलब अपनी बातों को खास करके आप कह सकते हो मनवाना। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना हमारे यहाँ पर दो प्रकार के लोग थे, एक तो थे नरम दल और एक थे गरम दल। गरम दल का मतलब जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह की बात की जाए तो इनका कहना था ये अंग्रेज ससुरे हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इनको खदेड़ के मानना चाहिए। और यही कारण से आपने सुना भी होगा भगत सिंह ने बटुकेश्वर के साथ मिलकर के असेंबली में बम फोड़ दिया था और क्या बोला बाहर निकल करके पर्चा मार के, अरे वो अंग्रेजी बहरी सरकार है, उसको सुनाने के लिए थोड़े बहुत विस्फोट करने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे देख मिलता है। तो गरम दल में खास कर कह सकते हो कि जो उग्रपंथी विचारधारा रहते थे, आप कह सकते हो कि जिनके सोच में एक जुनून हुआ करता था। जैसे भारत का युवा जो 20 वर्ष 25 वर्ष, आप कह सकते हो 18 वर्ष का युवा है, क्रांतिकारी होता है, उसके मन में नए नए सपने आते हैं, नया जोश, नया उत्साह होता है। ठीक है, कभी आप अपने पापा के साथ बात करिए तो वह कहेंगे अरे ठबर लाओ, थोड़ा सा शांति से काम करो। तो यहां पे अगर देखा जाए तो युवा की जब बात की जाए तो ये उग्रपंथी है। लेकिन जो खास करके एक बड़ी संकल्पना है, जैसे पापा जी किसी भी विवाद को सुलटाने के लिए वो क्या करती हैं, वो विचारधारा के साथ काम करते हैं, उसके आगे पीछे के ऊपर सोचते हैं। इन द सेंस आप कह सकते हो कि उनकी जो संकल्पना होती है वह पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि यह अहिंसा को धारित करते होता है, क्योंकि वो उसके परिणाम को भी ज्ञात देख पाते हैं और उस परिणाम के परिप्रेक्ष्य जितने लोग शामिल होते हैं उसकी भी संकल्पना को कर पाते हैं। तो अहिंसा, जहां पे हम महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की बात करते हैं, महात्मा गांधी का पूरा मानना था कि हमें किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है, सीधे बात करनी है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो एक जो नाम आता है वह कौन सा था, तो वह आपने सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले की जब बात की जाए तो इनका संबंध जो आता है ये उग्रपंथी नहीं था, क्योंकि तिलक के बारे में आप भी जानते हैं ये उग्रपंथी नहीं थे। लेकिन आप भी जानते हैं लाहौर में लाठी चल रही थी इनके कारण, तो लाठी अगर कोई चला रहा है तो इसका मतलब कम थोड़ी ना, लड़ाकू है। ठीक है, मदन लाल धिंगरा आप भी जानते हैं इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार में गोली मार दी थी। उधम सिंह आप भी जानते हैं इन्होंने क्या किया था, अपने अधिकारी को मार दिया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जब बात की जाए तो इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि हम कई बार चर्चा करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो महात्मा गांधी की ये क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे, पहली बात। और दूसरा अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, आपने कई बार सुना होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो इस सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की जब बात की जाए तो इस सोसाइटी की इन्होंने स्थापना करी थी। और महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो महात्मा गांधी इनको अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे, राजनीतिक गुरु। ठीक है, तो ये सारे संदर्भ हमें क्या होते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, या जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत सेवक संघ, भारत सेवक संघ भी कहते हैं। तो इन सारी चीजों को विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आपके अभी 6 बजे यूपीजी की क्लास होगी तो उसमें जरूर जुड़िएगा। और रही बात इस क्लास के पीडीएफ को, तो हम आपके सामने दिखाते हैं कि ये होती है पीडीएफ सेव। तो पीडीएफ केवल सेव नहीं की जाती है, आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाती है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी इस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी क्या करेगा, सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिएगा, ताकि उनको भी क्या किया जा सके, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं अभी आपके 6 बजे वाली क्लास में, यूपी जीके वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस परिवार को जीरो से उठा करके आज 10,000 की एक नई जिम्मेदारी दे दी है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।